हे एवरीवन, कैसे आप सभी। फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो भाई आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, क्लास 11th का जो सबसे लास्ट चैप्टर है वेव, इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें जो सबसे पहला डेरिवेशन आता है वो आता है न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन गैस। कि भाई न्यूटन ने कैसे स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला दिया गैस में और कैसे स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करा, ये हम डिस्कस करने वाले हैं भाई। ठीक है, उसका थोड़ा सा डेरिवेशन देखने वाले हैं। तो भाई देखो, सबसे पहले बात करें तो न्यूटन को ऐसा लगा, मतलब न्यूटन ने ऐसा माना क्या कि जो प्रोपगेशन ऑफ साउंड होता है वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, अब ऐसा उन्हें क्यों लगा, उन्होंने ऐसा क्यों सोचा कि जो प्रोपगेशन ऑफ साउंड है वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो वो इसलिए सोचा क्योंकि ऐसा उन्हें इनिशियली ऐसा उन्होंने उन्होंने सोचा क्या कि जो प्रोपगेशन ऑफ साउंड है, जो साउंड वेव का प्रोपगेशन होता है जैसे कि एयर वगैरह में, वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। क्योंकि उन्होंने ऐसा ज्यूम करा कि जो एयर पार्टिकल्स के जो अंदर वाइब्रेशंस वगैरह होते हैं, ठीक है, जो ऑसिलेशन होते हैं, वो क्या होते हैं, काफी स्लो होते हैं। हमें पता है आइसोथर्मल एक स्लो प्रोसेस होता है। तो उन्हें लगा जो कंप्रेशन एयर फ्रिक्शन है वो काफी स्लो होता है, और इतना स्लो होता है कि हीट को एक्सचेंज होने का टाइम मिल जाता है, सो दैट टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता। यानी कि टेम्परेचर क्या रहता है थ्रू आउट द प्रोसेस, कॉन्स्टेंट रहता है। ठीक है, और जिस प्रोसेस में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो, वो स्लो प्रोसेस हो, उसे हम क्या कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। तो ऐसा ही मान करके उन्होंने क्या करा, डेरिवेशन स्टार्ट करा, उन्होंने कैलकुलेशन स्टार्ट करा स्पीड ऑफ साउंड का गैस में, कि जो प्रोपगेशन है साउंड वेव का वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। इतना स्लो कंप्रेशन एयर फ्रिक्शन होता है, मतलब ऑसिलेशन ऑफ जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं उनके ऑसिलेशन इतना स्लो होते हैं कि हीट को एक्सचेंज होने का टाइम मिल जाता है, सो दैट टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम यहाँ पे रिलेशन इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेशर वॉल्यूम का, कि फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए प्रेशर वॉल्यूम किसके बराबर होता है, कांस्टेंट के बराबर होता है। ठीक है, कांस्टेंट के बराबर होता है। तो हम ये वाला एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट करने के लिए। उन्होंने फॉर्मूला भी दिया था क्या, कि जो साउंड की जो स्पीड है, ठीक है, साउंड की जो स्पीड है वो गैस में, वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो अंडर रूट के आइसोथर्मल अपॉन में डेंसिटी। ये है स्पीड ऑफ साउंड वेव का फॉर्मूला। ठीक है, जहां पे v स्पीड है, ठीक है, v स्पीड है। ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं बेटा, ये बल्क मॉड्यूलस है। ठीक है, बल्क मॉड्यूलस है, बल्क मॉड्यूलस। और आई होप आप लोग बल्क मॉड्यूलस सॉलिड स्टेट में पढ़ के आ रहे हैं, जो कि क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ठीक है, अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसका जो रेशियो आता है उसी को हम बल्क मॉडुलस कहते हैं। और यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आता है जो बताता है कि वॉल्यूम डिक्रीज होता है प्रेशर लगने से। चलिए, तो ये स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला दिया कि के आइसोथर्मल, अंडर रूट के आइसोथर्मल अपॉन में रो। अब यहाँ पे जो रो है डेंसिटी है, ये डेंसिटी किसका, एयर का डेंसिटी है। ठीक है, एयर का डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ एयर, जो कि हम कितना लेके चलते हैं भाई, 1 पॉइंट समथिंग 293। ठीक है, 293 मीटर सॉरी केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। तो ये एयर का डेंसिटी हम लेके चलते हैं। अब देखो यार, हम ना बल्क मॉडुलस इजीली कैलकुलेट ही कर सकते हैं, बट हाँ, बल्क मॉडुलस को ऐसे टर्म के बराबर रख दिया जाए जिसको हम कैलकुलेट कर सके, तो हम वही कोशिश करने वाले हैं कि बल्क मॉडुलस के पे प्रेशर या उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। रिलेशन आइसोथर्मल प्रोसेस का क्या होता है, पीवी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। यहाँ से हम अपने डेरिवेशन को प्रोसीड कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करने वाले, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देने वाले, डिफरेंशिएट बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, ए डॉट बी। सबसे पहले ए को बाहर रखो, अंदर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, फिर बी को बाहर फेंकते हैं, बाहर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है भाई, 0 आता है। इतना तो पता है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर इतना पता है तो हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं डेरिवेशन को। ये इधर इसको फेंक दो, तो पी डी वी बराबर वी डी पी, इधर आके माइनस का हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा, ये डी वी मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया, तो प्रेशर बराबर वी डी पी अपॉन में क्या आ गया, डी वी। भाई ये जो वॉल्यूम वाला फैक्टर है इसको नीचे फेंको, तो क्या समथिंग इस प्रकार का फॉर्मूला आ जाएगा, माइनस का डी पी डी वी बाई वी। ये आपको क्या दिख रहा है, कुछ चमका यहाँ से, बिल्कुल ये है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, और ऊपर वाला क्या आता है बेटा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आता है। ठीक है, तो स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन किसके बराबर होता है, बल्क मॉडुलस के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, बल्क मॉडुलस के बराबर होता है।
तो यहाँ पे मैंने प्रेशर को किसके बराबर कर दिया, प्रेशर को बराबर कर दिया भाई बल्क मॉडुलस के बराबर कर दिया। तो भाई अगर मैं के जगह पे पी रख दूं तो प्रेशर को तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए तो बस हम वही करने वाले हैं और उसी से हमारा साउंड का स्पीड आ जाएगा एयर में। तो अभी हमने देखा क्या कि जो प्रेशर है वो बराबर हो गया किसके, बल्क मॉडुलस के। तो जो हमने साउंड वेव का स्पीड देखा था कितना होता है, अंडर रूट के आइसोथर्मल, ठीक है, मतलब बल्क मॉडुलस आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, और अपॉन में रो डेंसिटी ऑफ एयर। अब हमें पता है कि ये दोनों इक्वल है भाई, ये दोनों इक्वल है, तो इसके जगह पे मैं पी रख सकता हूँ। तो वेलोसिटी बराबर अंडर रूट पी बाय रो। अच्छा, प्रेशर का फॉर्मूला होता है, याद करिए प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, रो जी एच, जहाँ पे हम रो किसका लेते थे, मरकरी का लेते थे, है ना। अच्छा, और हाइट किसका लेते थे कि मरकरी को कितना राइज कर रहा है, ठीक है, कितना राइज कर रहा है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे डाल दो। मतलब ये फॉर्मूले को सब्सटीट्यूट करने वाले यहाँ पे। तो वेलोसिटी बराबर क्या हो गया, रो जी एच अपॉन में रो। भाई ये रो से रो काट मत देना, क्योंकि ना नीचे जो रो ले रहे हैं ना भाई, ये एयर का रो है, नीचे वाला क्या है, एयर की डेंसिटी है, और ऊपर वाली मरकरी की डेंसिटी है। चलिए अब देखो ये डाटा हमारे पास होता है, कुछ हम एक्सपेरिमेंटल डाटा से लेते हैं और कुछ हमें पता है। जैसे कि अगर मैं डेंसिटी ऑफ मरकरी बात करूं तो कितना होता है, 13.6 इंटू 10 की पावर 3, है ना, मीटर, सॉरी बार बार मीटर पहले आ जा रहा है, केजी पर मीटर क्यूब, है ना, केजी पर मीटर क्यूब। वही जी की वैल्यू की बात करें तो जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। मरकरी कितना राइज करता है भाई, मरकरी कितना राइज करता है, तो याद करो 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। ये डाटा याद आ रहा है, कौन से चैप्टर पढ़ा था, फ्लूइड मैकेनिक्स में, है ना। अच्छा, एयर का डेंसिटी हम क्या लेके चल रहे हैं, एयर का डेंसिटी आई थिंक 1.293 होता है, चेक कर लेना गूगल पे, 1.293 केजी पर मीटर क्यूब होता है, केजी पर मीटर क्यूब। ये सारे डाटा को उठाना है, इसके अंदर पुट करना है, आपको साउंड वेव का स्पीड मिल जाएगा, ठीक है। तो v बराबर अंडर रूट, बस इस वैल्यू को प्लग कर रहे हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऊपर में मरकरी की डेंसिटी कितनी है, 13.6 इंटू 10 की पावर 3, जी की वैल्यू है 9.8, हाइट है 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। ये डेंसिटी कितनी है एयर की, तो 1.293, ठीक है। इसको भाई सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आता है वो आता है 280 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन जो साउंड का स्पीड आया था वो आया था 280 मीटर पर सेकेंड, 280 मीटर पर सेकेंड, जो कि रियल डाटा से कम आया था, ठीक है। रियलिटी में साउंड की जो स्पीड होती है वो होती है कितनी, वो होती है 232 या 231 के आसपास होती है मीटर पर सेकेंड, बट इनका 280 है, जो कि 16% लेस था, ठीक है। तो एग्जैक्ट स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है, 332 यानी कि 332 मीटर पर सेकेंड, बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन फॉर्मूला जो स्पीड आई साउंड की वो 280 यानी कि 280 मीटर पर सेकेंड आई, जो कि 16% लेस थी। मतलब कुछ ना कुछ न्यूटन के फॉर्मूला या न्यूटन के कॉन्सेप्ट में कुछ ना कुछ यहाँ पे गलती था, ठीक है। अब वो गलती जो भी था उसे लाप्लास ने क्या करा, करेक्ट करा, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होने जा रहा है, ये जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ये है लाप्लास करेक्शन, ठीक है। तो हमने अब तक देखा क्या, अब तक देखा कि भाई जो न्यूटन के अकॉर्डिंग प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव था वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस था, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि जो साउंड वेव का प्रोपगेशन होता है वो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। इसलिए आइसोथर्मल प्रोसेस होता है क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्शन एक तरह से जो ऑसिलेशन हो रहा है, ठीक है, गैसियस पार्टिकल का जो ऑसिलेशन हो रहा है, यानी वही कंप्रेशन रेयरफेक्शन, वो काफ़ी स्लो होता है, इतना स्लो होता है कि हीट को एक्सचेंज होने का टाइम मिल जाता है, और अगर हीट एक्सचेंज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता। इसलिए उन्होंने आइसोथर्मल प्रोसेस माना कि इन्होंने, न्यूटन साहब ने, ठीक है। बट यही गलती कर दी उन्होंने, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लाप्लास, लाप्लास के अकॉर्डिंग जो प्रोपगेशन ऑफ साउंड होता है, ठीक है, न्यूटन को क्या लगा था, न्यूटन को लगा था प्रोपगेशन ऑफ साउंड एक आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, बट लाप्लास करेक्टेड एंड सेड प्रोपगेशन ऑफ साउंड एक एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। ये बताया कि इन्होंने, लाप्लास ने बताया था, ठीक है, लाप्लास ने बताया था। अच्छा, अब लाप्लास को भी क्या सपने में आ गया कि एडियाबैटिक प्रोसेस है, कुछ तो इसके पीछे रीजन होगा। तो हाँ जी, बिल्कुल रीजन है। देखो उनको ऐसा इसलिए लगा क्योंकि ना जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं काफी फास्ट ऑसिलेट करते हैं। ये जो कंप्रेशन रेयरफेक्शन होता है, ठीक है, साउंड वेव जब ट्रैवल कर रहा होता है मीडियम में, वो काफी फास्ट होता है, इतना फास्ट होता है कि हीट को सराउंडिंग से एक्सचेंज होने का टाइम मिल जाता है। और अगर हीट एक्सचेंज, सॉरी क्या बोल देते हैं, नहीं, इतना फास्ट होता है कि हीट एक्सचेंज ही नहीं हो पाता। देखो अगर स्लो प्रोसेस होगा तो हीट को एक्सचेंज करने का टाइम मिलेगा, है ना, और अगर फास्ट कंप्रेशन रेयरफेक्शन होगा, बहुत फास्ट ऑसिलेशन होगा, तो हीट को टाइम ही नहीं मिलेगा एक्सचेंज होने का। और अगर हीट को एक्सचेंज होने का टाइम ही नहीं मिला तो हीट क्या हो गया यहाँ पे, हीट क्या हो गया, कांस्टेंट।
और हीट अगर कांस्टेंट है तो डेल्टा क्यू क्या हो गया, 0। यानी ये कौन सा प्रोसेस है भैया जी, ये तो एडियाबैटिक प्रोसेस है। हाँ, तो इसलिए इसलिए बताया उन्होंने लाप्लास ने कि जो प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव होता है वो एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। इतना फास्ट ऑसिलेशन, इतना फास्ट कंप्रेशन रेरफेक्शन फॉर्म होते हैं कि हीट को एक्सचेंज होने का टाइम ही नहीं मिलता भाई। और अगर टाइम नहीं मिलता तो हीट कांस्टेंट तो कौन सा प्रोसेस होगा, एडियाबैटिक। तो एक्चुअली में फास्ट प्रोसेस होता है, ठीक है, प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव, वो लाप्लास ने करेक्ट करके बताया, ठीक है। अब सुनो, अगर एडियाबैटिक यहाँ पे रिलेशन, मतलब अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो हम यहाँ पे एडियाबैटिक रिलेशन लगा सकते हैं बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। और क्या बोलता है थर्मोडायनेमिक्स, स्टार्ट करो। एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन क्या होता है, वो होता है पीवी की पावर गामा, ठीक है। पीवी की पावर गामा किसके बराबर होता है जी, कांस्टेंट के बराबर होता है, ठीक है। पीवी की पावर गामा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये हमने कहाँ पढ़ा, ये हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था। वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, याद करिए उसका डेरिवेशन। अगर आपको नहीं याद है तो इस चैनल पे वो लेक्चर अपलोडेड है, ठीक है। यहाँ पे इधर या इधर शायद आई बटन क्लिक करके आप वो लेक्चर देख सकते हैं। तो अब यहाँ से हम डेरिवेशन प्रोसीड कर रहे हैं। तो हमने एडियाबैटिक रिलेशन लगाया प्रेशर वॉल्यूम का, जो कि होता है पीवी की पावर गामा कांस्टेंट। वही सेम स्टेप करने वाले, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, पहले डिफरेंशिएट करेंगे। तो आइए डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट 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 बोथ साइड दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे और वही हमारा क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है, ए डॉट बी। अब कैसे करेंगे भाई, प्रेशर को बाहर फेंको, डिफरेंशिएट किसको कर दो, ये v की पावर गामा को क्या कर देने का, डिफरेंशिएट कर देने का, ठीक है। उसके बाद v की पावर गामा को बाहर फेंकने का, फिर डिफरेंशिएट किसको कर दोगे, प्रेशर को। और सभी को पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, 0 होता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पावर नीचे उतारते हैं और पावर में से एक कम हो जाता है। तो आज डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, हमने क्या करा, ये पावर को नीचे उतारा और पावर में से एक कम हो गया, ठीक है, इनटू में डीवी। तो ये यहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। प्लस में v की पावर गामा इनटू में dp। अच्छा, थोड़ा सा एक हल्का सा एक छोटा सा रफ कैलकुलेशन देख लो। ये जो v की पावर गामा -1 है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए v की पावर गामा -1 है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, v की पावर गामा, ठीक है, इंटू वी की पावर -1, बिल्कुल लिख सकता ना। जब सेम बेस होता है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, v की पावर गामा अपॉन में v, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको हम यही एक्सपेंड करके लिखने वाले हैं, क्या, प्रेशर हो गया, यहाँ पे गामा हो गया, ऊपर में v की पावर गामा और अपॉन में वॉल्यूम इनटू में dv प्लस v की पावर गामा dp। ये किसके बराबर हो गया जी, 0 के बराबर हो गया। ध्यान से देखिए क्या, ये वाला जो टर्म है कौन सा, v की पावर गामा कॉमन बाहर निकाला, इधर फेंका, डिवाइड होके खत्म, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे क्या आ गया है, p गामा dv और प्लस का क्या है dp। अच्छा, नीचे में एक वॉल्यूम का टर्म है उसको छोड़ देने का, ये 0 के बराबर। अब यहाँ पे एलसीएम लेने वाले, थोड़ा छोटा सा फ्रैक्शन, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम आ गया, यहाँ पे p गामा dv प्लस का ये वॉल्यूम मल्टीप्लाई v dp बराबर 0। ये वॉल्यूम इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे p गामा dv प्लस v dp बराबर 0 हो गया। इसको इधर फेंको तो क्या आ गया, p गामा dv बराबर माइनस v dp। हमें तो प्रेशर चाहिए होता, बाकी सबको उठा के इधर फेंक दो, यानी ये सारे टर्म को उठा के नीचे फेंक दो। तो भाई यहाँ पे जो प्रेशर आ रहा है, ठीक है, जो प्रेशर बराबर आया किसके, माइनस का v dp, ये उठा के नीचे फेंक दो। तो क्या आ गया, गामा इनटू में dv। क्लियर है। चलिए अब एक छोटा सा स्टेप करने वाले हैं, ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा। ये वॉल्यूम को उठाओ और इसको नीचे फेंक दो, ठीक है। तो प्रेशर बराबर क्या आ गया, माइनस का dp और अपॉन में गामा dv बाय, भाई चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम क्या होता है, जल्दी बताओ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। और ये चेंज इन प्रेशर क्या हो गया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हो गया ना भाई, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हो गया। तो ये किसके बराबर होता है, ये तो बल्क मॉड्यूलस होता है भैया। तो P बराबर क्या हो गया, माइनस के गामा। तो प्रेशर बराबर हो गया माइनस के गामा। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो फटाफट इतना नोट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेटर होगा, नोट डाउन कर लें। आगे प्रोसीड करते हैं डेरिवेशन को। तो प्रेशर का हमारे पास आया है क्या, के अपॉन में गामा। भैया माइनस क्यों छोड़ दिया, यार माइनस बस बताता था, क्या बताता था कि भाई वॉल्यूम डिक्रीज होता है ना, वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो हम माइनस को छोड़ सकते हैं, यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यानी के का फॉर्मूला क्या आ गया भाई, यहाँ पे के का फॉर्मूला आ गया क्या, प्रेशर इंटू में गामा। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात।
चलिए, अगर इतना समझ में आ गया तो भाई हमारा रिजल्ट आने वाला है जस्ट। हमने स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला तो वही है जो न्यूटन बाबा ने बताया था। क्या बताया था कि अंडर रूट बल्क मॉड्यूलस अपॉन में डेंसिटी ऑफ एयर। बट यहाँ पे बल्क मॉड्यूलस कौन से प्रोसेस में लेंगे? एडियाबैटिक प्रोसेस में लेंगे। कौन से प्रोसेस में? एडियाबैटिक प्रोसेस में। और एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर, सॉरी, बल्क मॉड्यूलस बराबर होता है किसके? प्रेशर इंटू गामा का। गामा के बराबर होता है इसको उठाने का, यहाँ पे चिपकाने का। तो V बराबर अंडर रूट प्रेशर इंटू में गामा और अपॉन में रो। प्रेशर के बारे में सभी जानते हैं। क्या जानते हैं भाई? प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट रो जी एच इंटू में गामा और अपॉन में रो। भैया रो से रो मार दें? बिल्कुल मत मारना भाई, वरना फिर डेरिवेशन रिजल्ट बिल्कुल ही गलत आ जाएगा। यहाँ पे जो रो है वो मरकरी का है, ये नीचे जो रो है वो एयर का है, तो दोनों का डेंसिटी अलग होता है, तो ऐसे कैसे काट दोगे भाई? अब जरा वैल्यू पुट करो। मरकरी का डेंसिटी मैंने बताया था कितना होता है? 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, है ना जी। अच्छा, हाइट मरकरी कितना राइज करता है? 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। इसको मीटर में कन्वर्ट करके तभी पुट करना भाई, मतलब ये कैलकुलेशन करोगे तो मीटर में कन्वर्ट कर देना, सारा 1.5 मीटर में है ना, समझ गए। चलिए अब बात करते हैं क्या, जी की वैल्यू सभी को पता है 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। यहाँ पे राउंड ऑफ करके 10 लेके मत करना, वरना रिजल्ट आपका गलत आएगा। हाँ जी, एयर की डेंसिटी कितनी होती है? तो 1.293 kg पर मीटर क्यूब। अच्छा भैया गामा क्या लें? सब तो हमें पता है, गामा क्या लेना चाहिए? तो सोचो, हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादातर गैसेस कौन से हैं? 78% नाइट्रोजन है, डायटोमिक गैस है। फिर रेस्ट ऑफ द ऑक्सीजन है, डायटोमिक गैस है। हाइड्रोजन डायटोमिक गैस है। मतलब मोस्ट ऑफ द गैस हमारे एटमॉस्फेयर में डायटोमिक है। तो डायटोमिक के लिए एटोमिसिटी, डायटोमिक गैस के लिए एटोमिसिटी यानी कि गामा की वैल्यू कितनी होती है? 7/5। याद करो भाई, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बाद जो टॉपिक पढ़ाया था हमने, CP/CV क्या होता है? गामा, ठीक है। और उसका वैल्यू क्या था डायटोमिक गैस के लिए? 7/5 आया था, 7/5 आया था। तो बस इसको उठाओ और ये सारे डाटा को इसमें चिपकाओ, ठीक है। जस्ट आपको वैल्यू प्लग करनी है, आंसर आ गया। तो वेलोसिटी बराबर अंडर रूट, अब ये सारे डाटा को हम प्लग करने वाले इसमें। ये हो गया 13.6 इंटू 10⁻³ जी कितना है? 9.8 है। ये हाइट कितनी है? तो 76 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे। गामा की वैल्यू कितनी है बेटा? गामा की वैल्यू है 7/5 और डेंसिटी ऑफ एयर कितनी है? 1.293, ठीक है, 1.293 kg पर मीटर क्यूब। इसको सॉल्व करोगे तो जो साउंड का स्पीड आया वो एकदम चौंका देने वाला था, रियल डाटा से बिल्कुल मैच कर रहा था, जो कि कितना आया? 332, ठीक है, 332 या 331 चेक कर लेना एक बार, बट हाँ इसी के पास था, ठीक है, 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये किस टेम्परेचर पे आया है? एट NTP, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे जो वैल्यू आई स्पीड ऑफ साउंड की वो 332 आई, जो कि एग्जैक्ट डाटा से मैच खा रही थी, ठीक है, 332। तो यहाँ पे हमारा न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड, फिर हमने लाप्लास करेक्शन, दोनों टॉपिक कर लिया। अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया तो भाई नीचे कमेंट करके बता सकते हो और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय।